next topic. Yeah, let's start analysis of unit cell. Okay, ठीक है, मैंने लिखा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या इसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं. इन सिंपल यूनिट सेल, राइट डाउन, इन सिंपल यूनिट सेल, in simple unit cell atoms are present only at corner of each unit cell. Okay, and each contributes 1/8 part. Okay, and each contribute 1/8 part in a unit cell. ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी कॉर्नर पे जो भी सिंपल, जैसे मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बनाता हूँ, आप भी बनाने की प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, ठीक है जी. अगर आप यहाँ पे देखो, सारे कॉर्नर पे एटम हैं. ठीक है, सारे कॉर्नर पे एटम हैं. ठीक है, अब ये जो कॉर्नर पे एटम है, मैंने पीछे भी बताया था, कोई भी कॉर्नर से कोई भी एक एटम ले लीजिए, कोई भी कॉर्नर से एक एटम उठाइएगा, ये एटम को कम से कम इस तरह के कम से कम 8 यूनिट सेल घेर के रखें. अगर इसको मुझे छुपाना है, अगर इसको छुपाना है तो मिनिमम मुझे 8 यूनिट सेल लगेंगे. अगर इसको मुझे ढकना है, इसको बंद करना है, तो मुझे मिनिमम 8 यूनिट सेल होने चाहिए, तभी इसको मैं पूरी तरह पैक कर पाऊंगा. समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब है कि एक एटम का कंट्रीब्यूशन जो है वो एक यूनिट सेल में 1/8 है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था हम लोगों का. अब नेक्स्ट चलते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे. इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जिसे हम लोग Z से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो अगर तुम ध्यान दो, हमें पता है कि ये एक यूनिट सेल में एक ही एटम होता है, ये तुम जान लो. ठीक है ना, हर कहने का मतलब हर कॉर्नर पे एक एटम है, बट एक यूनिट सेल के अंदर, है ना, एक यूनिट सेल के अंदर एक ही एटम होता है, वही हर यूनिट सेल के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इसका मतलब है कि 1/8 इंटू 8 कॉर्नर एटम है. तो इसका मतलब है कि 1/8 इंटू 8, तो कितना एटम है, इफेक्टिव कितना एटम है, एक ही एटम होता है. याद रखना है इस बात को. इन द सिंपल यूनिट सेल आपको ध्यान रखना है, क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इज देयर 1. ओके, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट पॉइंट वो है आपका, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर एक दो पॉइंट अभी आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि 1 सिंपल क्यूब इज सराउंडेड बाय 8 क्यूब. ये सब पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे. 1 सिंपल क्यूब इज सराउंडेड बाय 8, क्या बोल रहा हूं मैं, क्यूब, 8 क्यूब. ओके, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 8 एटम्स ऑन ईच कॉर्नर. जो अभी मैंने बोला था, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, in simple cubic unit cell 8 atoms in each corner. ठीक है, ये 2 पॉइंट है, कभी भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया है. ठीक है, अब चलिए
नेक्स्ट हमने इफेक्टिव नंबर निकाल लिया है, ठीक है, हमने इफेक्टिव निकाल लिया है किसका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको हेडिंग में फिर से लिख दिया है। ये 2 पॉइंट लिख लिया आपने। अब मैं जो सेकंड पॉइंट इसका बताने जा रहा हूं आफ्टर इफेक्टिव नंबर, वो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंड पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो कंफ्यूजन बहुत होता है यहाँ पे, नेबर एटम, सब लोग यही ध्यान रखते हैं, नेबर एटम, सर ने बोला है नेबर एटम, अरे नहीं भैया, मैंने एक और पॉइंट बोला है उससे पहले, नियरेस्ट, जो सबसे नजदीक हो। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से एक क्यूब बनाऊं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे ड्रॉ करूं, चलिए ड्रॉ किया मैंने, ध्यान दीजिए, ठीक है, हर कॉर्नर पे एक एक एटम आप डाल दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इस बात को थोड़ा सा समझिए, ठीक है, यहाँ पे समझना है थोड़ा, यहाँ इस एटम के नजदीक कौन है, ये है, ये, फिर इसके सबसे नजदीक कौन है, अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम माने तो क्या है, ए होता है, अरे एज लेंथ क्या होता है, ए होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का भी क्या होगा, ए ही होगा। जस्ट इसके नीचे आप देखो, इसका भी डिस्टेंस क्या है, ए ही है, तो ये सब क्या है, इसके सबसे नियरेस्ट है, ठीक है। अब तुम थोड़ा सा और विजुअलाइज करो, ठीक है, अब तुमने देखा, इसको भी समझो, तुम यहाँ से यहाँ का अगर देखोगे तो ये सबसे नियरेस्ट है, फिर इसके लिए देखो, मान लो इसको एक्स एटम मान लो, यहाँ से यहाँ के लिए देखोगे तो ये इसका सबसे नियरेस्ट है, ए है, यहाँ से यहाँ देखो नीचे, ये भी क्या है, ए है, तुम कोई भी एटम ले सकते हो। तो क्या बस इतना ही, 3 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, नहीं, थोड़ा, क्योंकि ये 3D है, क्या लगता है तुमको, यहाँ पे एक सेम यूनिट सेल नहीं होगा क्या, यहाँ पे भी तो एक सेम यूनिट सेल होगा, तो उसका भी तो एक कॉर्नर पे एटम होगा जो इसके एक पोजीशन पे होगा, उसका एज लेंथ क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इसके जस्ट यहां भी तो होगा इसके लिए, और एक जस्ट इसके कहां होगा, पीछे होगा, एक जस्ट इसका ऊपर, एक जस्ट इसके पीछे, तो उसका भी डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा। तो टोटल कितने आ गए कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल कितने आ रहे हैं, देखो टोटल कितने हैं, देख लो, गिन लो, काउंट कर लो, इसके लिए एक्स के लिए, एक्स एटम के लिए 1 2, नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो हम लिखेंगे नियरेस्ट नेबर distance equal to a and total coordination number equal to 6, total coordination number equal to 6, ठीक है। कितने लोग बोलेंगे सर इसका ये भी तो नियरेस्ट एटम है, नहीं भैया, ये डायगोनल में है इसके, ठीक है, समझ आ रही बात, ये इसका डिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर देन दिस, ठीक है ना, आप पढ़ेंगे थोड़ा देर में, हम आपको बताएंगे, आप पढ़े भी होंगे मैथ में, ठीक है। चलिए, डायगोनल से डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है, क्यूब के अंदर क्या वैल्यू होता है, √3 ये होगा, √3 ये होता है, √3 होता है, ठीक है।
डायगोनल से डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है √3, इंड से इंड √3 हमेशा क्यूब के अंदर, ठीक है। फेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फेस पे जो होता है वो √2 होता है। मैं डायगोनल से डायगोनल बोल रहा हूं, मैं डायगोनल से डायगोनल बोल रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन नंबर हो गया सिंपल का, अब इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए अब थर्ड पॉइंट में लेता हूं, थर्ड पॉइंट है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब क्या है ये ए और आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब ये क्या है, ए क्या है एज लेंथ और आर क्या है रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। आप समझिए ए इज देयर एज लेंथ एंड आर इज देयर रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं, फिर से क्यूब बनाइए। जब भी आपको कुछ चीज विजुलाइज करना है यहाँ पे तो क्यूब बनाना होगा, ठीक है। सारे कॉर्नर पे एटम दिखाइए आप, सारे कॉर्नर पे एटम दिखाइए, ठीक है। ए है एज लेंथ ए है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। अगर मान लो तुम समझो अभी मैंने दिखाने के लिए तो आपको इतना दूर दूर दिख रहा है ये एटम, बट अगर रियलिटी में आप इसको चेक करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि ये एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 ही है एक यूनिट सेल में, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, 1/8 ही होगा। तो आप थोड़ा यहाँ पे विजुलाइज करने के लिए मैं बना रहा हूँ, आप ध्यान दोगे। ये एटम ए है और एक और मैं एटम बना रहा हूँ, दिस इज एटम बी। ये कॉर्नर वाले एटम एज के पे एक दूसरे से जस्ट टच करते हैं, एज पे। कहाँ मैं बोल रहा हूँ, इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कॉर्नर वाले एटम, अगर कॉर्नर पे एटम है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉर्नर है, यहाँ पे एक कॉर्नर है, इसको अगर मैं एज बोल रहा हूं तो ये दोनों एक दूसरे से एज पे क्या होते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो अब जरा तुम बताओ कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, एटम ए से एटम जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहां से यहां ये आर होगा और यहां से भी यहां क्या होगा आर होगा। तो अगर वैल्यू हम लिखें, अगर हम वैल्यू लिखें तो ए इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, बोलो 2r। ए इक्वल टू क्या लिख दूंगा बेटा 2r। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा a/2। समझ में आया। तो एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बीच का जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, r इक्वल टू a/2। ये सब आपको ध्यान रखना है। देखो डेरिवेशन आप ध्यान रखो ना रखो, बस ये आपको विजुअलाइजेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके चलिए अब नेक्स्ट जो लास्ट है वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। या अभी हम लोगों ने एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन देख लिया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन व्यू से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है आपका पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन देख रहे हैं। अब पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन किसी भी सॉलिड, कोई भी सॉलिड कितना पैक्ड है, कोई भी सॉलिड कितना पैक्ड है या कितना क्लोजली वो पैक्ड हो सकता है उसके बारे में कौन हमें बताता है, पैकिंग फ्रैक्शन से हमें पता चलता है। जितना अधिक पैकिंग फ्रैक्शन होगा, जितना अधिक पैकिंग फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, ठीक है। प्लस में आपका उसका क्या बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाता है उसका। समझ में आ रही बात। तो चलिए अब पैकिंग फ्रैक्शन का हम लोग जल्दी से हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला
क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लिखें यहाँ के तो लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। या यहाँ पे थोड़ा सा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और इलैबोरेट करो तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन द यूनिट सेल, ये भी लिख सकते हैं। दोनों क्लियर है? ठीक है, आप इजी याद रखेंगे एक लाइन में, तो इसलिए मैं समझा दिया। अब वॉल्यूम ऑफ एटम इन द यूनिट सेल या वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन द यूनिट सेल, इससे क्या मतलब है समझ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इस फॉर्मूला को और हम ब्रेक करते हैं, तो मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन द यूनिट सेल होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या लिखा मैंने, यूनिट सेल बेटा। ठीक है, तो यहां पे किस यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, किस यूनिट सेल के बारे में बात करें तो तुम देखो ना, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, सब लोग डायग्राम, बार बार मैंने बोला है कि आप डायग्राम जरूर ड्रॉ करें अपने कॉपी पे, नोट्स पे। सॉलिड स्टेट आपको विजुलाइज करना है तो आपको डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक का यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब, यही होता है ना। इसका तो पता चल गया, अब इसका कैसे पता चलेगा, एटम का वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन द यूनिट सेल। तो इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। चलो इसको रब कर दूं, ठीक है, इसको रब कर देता हूं। मैंने लिखा था पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन द कहा यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की जगह तो मैं क्या लिख दिया हूं, एक क्यूब, क्योंकि क्यूब के लिए था। चलो अब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ, यहां पे लिखूंगा मैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ क्या लिखा है मैंने, एटम्स इनटू नंबर ऑफ या इनटू नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। वॉल्यूम ऑफ क्या लिखा हूं मैंने, वन एटम डिवाइडेड बाई क्या, एक क्यूब। तो नंबर ऑफ एटम्स जरा बताना कि सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, तो सब काउंट करेंगे, है ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 होता है। अरे भैया अभी बताया है 8 नहीं होता है, कितना होता है, 1 होता है। यस, इफेक्टिव नंबर यहाँ पे पुट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इफेक्टिव नंबर मतलब जेड वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर कितना एटम होता है, एक ही होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, और वॉल्यूम ऑफ एटम की बात कर रही है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो क्या इस लाइन का हमें लेना है क्या वॉल्यूम, या इस क्यूब, नहीं, इस एटम का, जो कि क्या है, जो यहां पे रखा हुआ है कॉर्नर पे, वो कैसा है, स्फेरिकल है। वो कैसा है, स्फेरिकल है। तो स्फेरिक, तो स्फेयर का क्या होता है आपका वॉल्यूम, 4/3 क्या होता है, पाई आर क्यूब। क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब होल डिवाइडेड बाई क्या, ए क्यूब। आप इसको अब सॉल्व करो, तो ए का वैल्यू तो हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं ना, ए का वैल्यू हम लोग पीछे निकाले थे। तो ए का वैल्यू क्या निकाला था मैंने, ए इक्वल टू क्या लिखा था, 2r। अरे एज और रेडियस के बीच का जब रिलेशन निकाला था मैंने, तो ए इक्वल टू क्या लिखा था, 2r। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ए 1 इंटू 4/3, सॉल्व करो इसको, पाई आर क्यूब, और ए की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, 2r क्यूब, तभी तो सॉल्व होगा इक्वेशन इजीली, है कि नहीं। या तुम r के जगह तुम a का वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक है। a इक्वल टू क्या है, 2r, और यहाँ पे a क्यूब था, तो यहाँ पे क्या कर दो, होल क्यूब, है कि नहीं। चलो
अब इसको मैं रब करता हूं। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, अगर हम सॉल्व करें इसको, इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो आपका आता है, अगर इस तुम वैल्यू को सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स जो वैल्यू आता है, जितना मतलब पैकिंग फ्रैक्शन इसके अंदर आता है, वो आता है 0.524। मतलब कहने का मतलब है, अगर परसेंट में बात करो, अगर यहां पर लिखूं कि परसेंट ऑक्युपाइड स्पेस फॉर द क्या सिंपल क्यूबिक, तो कितना अप्रोक्स कितना हम ले सकते हैं, 53% ले सकते हैं, या इसको मैं इतना ही लिख देता हूं 52.4%। ठीक है, कुछ लोग होल में भी वैल्यू ले लेते हैं। और परसेंट ऑफ एम्प्टी स्पेस या वॉइड स्पेस जिसको हम लोग बोलते हैं, मैंने खाली जगह जो बच गया है, तो 100 में से माइनस करो क्योंकि परसेंटेज है, तो कितना आ जाएगा 47 पॉइंट, कितना आ जाएगा 47.6%, है कि नहीं। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले कुछ दिन पहले कुछ एग्जाम्स जो हुए थे मेंस और नीट में, बच्चे क्या थे, बच्चे ने तो ऑक्युपाइड स्पेस याद करके चला गया था, बट एम्प्टी स्पेस बच्चे याद करके नहीं कहते कि वॉइड कौन सा होगा, मतलब कितना वॉइड बचेगा, वहां पर स्पेस कितना बचेगा। ठीक है, तो आप जस्ट 2 मिनट उतार लो। ठीक है, ठीक है ना। उतारो जल्दी। जल्दी उतारो, मैं नहीं तो रब करूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मैंने आपको टाइम दिया था नोट करने के लिए, नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, जल्दी फास्ट। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं इसमें 5th पॉइंट, वो है आपका क्या देखेंगे, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। हम क्या देखना चाह रहे हैं, नियरेस्ट नेबर, मैंने कहने का मतलब जो हमारे पास नियरेस्ट नेबर कितने आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ नेबर इनटू उसके बाद क्या लेंगे, इसमें डिस्टेंस लेंगे, फिर क्या लेंगे, नंबर ऑफ क्या लेंगे, एटम्स, फिर क्या लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, फिर क्या लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। तो टाइप्स ऑफ नेबर क्या हो सकता है, तो टाइप्स ऑफ नेबर में हम क्या लेंगे, नियरेस्ट ही लेते हैं, क्योंकि हमें वही पता करना होता है, नियरेस्ट के बारे में भी पता करना होता है। और तो सबसे नियरेस्ट के लिए, नेबर के लिए डिस्टेंस क्या आया था हमारा, ए, और नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर याद करो यार, कितने थे नंबर ऑफ एटम्स, 6। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें जल्दी नोट डाउन कीजिए, फास्ट डू इट, जल्दी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे, जल्दी याद कीजिए। 6 होते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, हेडिंग डालिए। अब सिंपल क्यूबिक का सारा हमने पढ़ लिया है। ठीक है, सिर्फ डेंसिटी देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब लिखेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। चलो हेडिंग डालो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में देखते हैं। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लिखो भाई, क्लियर रहेगा तुम लोग को, क्यूबिक यूनिट सेल। नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने पूरा नहीं लिखा था। इसको बीसीसी भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला ही चीज हम इसमें से क्या निकालेंगे, पहला क्या निकालूंगा मैं, यहां पे पहला ही निकालूंगा मैं आपका क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, मतलब जेड, नंबर ऑफ एटम्स क्या निकाल रहा हूं मैं, जेड। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि बॉडी सेंटर के अंदर हमने पढ़ा था। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए कि विजुलाइज हो जाएगा सबको फिर से कि हाँ सर यही बताया था आपने, क्योंकि मुझे पता है आप भूल जाते हो और हम लोग तो नहीं भूलेंगे ना,
क्योंकि एग्जाम हमें देना है कि नहीं। ठीक है, तो कॉर्नर पे तो एटम है ही है, तो कॉर्नर पे कितने हैं 8 हैं, प्लस में एक एकदम बॉडी के सेंटर में है एटम, जस्ट बॉडी के सेंटर में है। तो कितना कंट्रीब्यूशन था याद है, कॉर्नर के लिए क्या लिखते थे 1/8 इंटू 8 प्लस एक ही एटम है और उसका कंट्रीब्यूशन भी क्या है 1 ही है, उसी के अंदर है, यूनिट सेल के अंदर 1 ही कंट्रीब्यूशन रहता है, उससे ज्यादा तो होता नहीं। 1 1 कैंसिल, तो कितना आ गया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना आ रहा है, जेड कितना आ रहा है बॉडी सेंटर के लिए 2 है कि नहीं, याद रहेगा ना। चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। चलो इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है जल्दी। नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अभी हम लोग ने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देख लिया है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का कितना आता था 2। ठीक है 2 आ रहा है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पे डिफिनेशन लिख देते हैं, नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। ठीक है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इज कॉल्ड क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नियरेस्ट पॉइंट हमेशा याद रखें, सबसे नियरेस्ट। चलो अब जरा समझते हैं, इसमें ना थोड़ा समझना है, सिंपल क्यूबिक से थोड़ा सा ज्यादा इसमें समझना है। ठीक है, बहुत इजी है, मैथ बहुत इजी लगेगा यहाँ पे। ठीक है चलो समझते हैं। देखो ये इस डायग्राम को तुम देखो, हर जगह तुमको कॉर्नर पे एटम दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे आपको सेंटर पे भी एटम दिख रहा है, बॉडी सेंटर के एकदम बीचों बीच दिखाया गया है। ठीक है, अब ये जो लेंथ है आपका क्या है, ए है, ये जो लेंथ था ए था एज का। ठीक है, इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने देखे थे। अब यहां से इस कॉर्नर के एटम से इस कॉर्नर का एटम, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है डायगोनल का, ठीक है हमेशा याद रखना क्यूबिक के डायगोनल का जो लेंथ होता है ना वो √3a होता है। क्यूबिक के डायगोनल का जो लेंथ होता है, डायगोनल का जो लेंथ होता है इन द क्यूबिक वो कितना होता है √3a। ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके बेटा, ठीक है। तो ये अब कुछ लोग को समझने में थोड़ा डाउट होगा, तो इसको थोड़ा इलोबरेट भी कर दूंगा मैं आगे। ठीक है कि √3a कैसे आया सर। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं, इस चीज को देखो, यहां पे इस चीज को देखो तुम, ये जो ट्राइंगल तुमको दिख रहा है, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है वो कितना है √2 आएगा। ठीक है, समझ रहा है √2a, और इस लेंथ का जो एज का वैल्यू है वो कितना है a। तो पाइथागोरस थ्योरम तुम जैसे, अब √2a कैसे है, तो तुम देखो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या था a, जो आपका परपेंडिकुलर है a, और बेस का भी एज ही पे है, तो इसका भी लेंथ क्या है a है। तो दोनों को आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा √2a ही आएगा ना। तो यहां से मैंने √2a लाया है। अब इसका जो क्या वैल्यू है एज का, a वैल्यू है लेंथ का, तो इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो यही तुम्हारा वैल्यू आने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो डायगोनल का यही लेंथ आने वाला है √3a। ठीक है, अब हम जरा उस एटम को समझते हैं ऐसे थोड़ा सा। चलो मैंने एक मान लो कि ये पोर्शन निकाल दिया है, यहाँ पे एक एटम है कॉर्नर पे, एक यहाँ कॉर्नर पे एटम है। ठीक है, तो एक बीचों बीच मिडिल पे भी तो एटम है ना, है कि नहीं, था ना। अभी हम लोगों ने समझा था इस चीज को कि भाई इसका जो आपका रेडियस है r है, इसका रेडियस क्या है r है, तो इसका रेडियस कितना है 2r होगा कि नहीं, ये सेंटर पे है तो इसका रेडियस कितना होगा 2r। अगर तुम इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, इसको ऐसे मिला देता हूं, देखो तो इसका वैल्यू कितना था √2, अरे था ना √2 है, इसका कितना था a, तो इसका वैल्यू कितना आया था √3 है। समझ आ रही बात। तो इसका मतलब है कि अगर ये जो आप तुम वैल्यू देख रहे हो, ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस, यहां से बस यहां तक, इस कॉर्नर एटम से लेके इस बॉडी सेंटर के एटम का जो डिस्टेंस है वो हमें अभी निकालना है। ठीक है, मिडिल का यहां से यहां तक। ठीक है, तो
उसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √3a बाई क्या आएगा, अपॉन 2, √3a अपॉन क्या आएगा 2। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो उसका वैल्यू आता है 0.8a। तुम ये बताओ मुझे कि a ज्यादा बड़ा वैल्यू है कि 0.8a, तो a ज्यादा बड़ा वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो बॉडी सेंटर का है, मतलब जो नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम है, वो कहाँ पे आ रहे हैं, किस डिस्टेंस पे आ रहे हैं, 0.88 डिस्टेंस पे। तो वो कहाँ से कहाँ तक है, इस कॉर्नर से लेके इस बॉडी वाले एटम। तो इसका मतलब टोटल कितने डिस्टेंस वहां से वहां तक ऐसे आएंगे, सेम। तो टोटल 8 आएंगे, क्योंकि कॉर्नर पे 8 एटम है, तो सारे जगह से तुम यहाँ पे लाइन डाला हुआ है, तुम देख रहे हो। तो टोटल कितने आएंगे नियरेस्ट नेबर, यहाँ पे टोटल नियरेस्ट नेबर कितने आएंगे 8। मतलब इन द बॉडी सेंटर नियरेस्ट एटम कितने होंगे 8, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8। और नियरेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा, नियरेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, वो होगा आपका 0.8a, है कि नहीं। क्लियर है सबको एकदम। चलो अब मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, राइट डाउन फास्ट। चलिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्लियर हो गया। इसको मैं अभी रहने देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। डायगोनल उतार लेना भाई, मैथ थोड़ा सा आनी चाहिए, चाहे आप नीट का प्रिपरेशन करें, बोर्ड का करें या मेंस का करें, ठीक है। अब हम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड क्या था अपना आर, जो थर्ड है, ए एंड आर, ए और आर के बीच का रिलेशन, मतलब एज लेंथ। ए क्या है यहाँ पे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं हर चीज को, आप भी ध्यान रखेंगे। एज लेंथ है आपका है, आर क्या था, रेडियस ऑफ एटम, आर क्या था, रेडियस ऑफ एटम, है कि नहीं। तो हमारा सब कुछ वैल्यू तो यहाँ पे निकला हुआ है, तुम देखो √3a है एज लेंथ का वैल्यू, है कि नहीं। और रेडियस ऑफ क्या है एटम कितना है टोटल, तुम यहाँ से कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे 2r था, r था, टोटल कितना हो गया 4r। तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, √3a इक्वल टू 4r। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो बताओ बताओ बताओ, क्या लिख सकते हैं, √3a बाई क्या लिख देंगे 4, है कि नहीं, √3a अपॉन 4। ये रिलेशन आ गया किसके किसके बीच, एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच का, ये क्या है आपका रिलेशन है। ओके, राइट डाउन फास्ट। चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहां भी हम लोग क्या देखेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का क्या देखेंगे बेटा, पैकिंग, क्या देखेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, हमें फॉर्मूला याद रहना है। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक चीज आपको मैं अभी समझा देता हूं, और ये ध्यान रखिए आप कि अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हमेशा ध्यान रखो, अभी जो वॉल्यूम हम ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, क्यूबिक का। अगर ये यहीं पे अगर मान लो कोई और आ जाएगा, ट्राइगोनल आ गया, तो फिर उसका वॉल्यूम लूंगा मैं यहाँ पे। वॉल्यूम फिक्स नहीं है कि ये क्यू ही लेंगे हमेशा, नहीं, वो चेंज होता रहेगा। जैसे ही यूनिट सेल मैंने यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल है, अगर ट्राइगोनल हुआ, जो कि हम ऐसे पढ़ना नहीं है हमें उतना ज्यादा, सिर्फ हमें क्यूबिक और हेक्सागोनल ही हमारे सब्जेक्ट में ज्यादा है, उसी को सिर्फ पढ़ना है, समझ में आ रही बात। या क्यूबैड आ गया, तो क्यूबैड का वॉल्यूम अलग होता है ना, क्यूबिक से। तो चलो, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल, तो इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं फॉर्मूला में, हम नंबर ऑफ क्या लिख देते हैं, एटम्स इनटू क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, याद हो जाना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्या, यूनिट सेल,
है ना, बहुत कितना इजी है कि नहीं? जल्दी याद करो, जल्दी 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 लिखो, ठीक है। चलिए अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ, है कि नहीं? क्या था ऊपर में, क्या था? नंबर ऑफ एटम्स। तो बॉडी सेंटर में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? जेड, जेड इफेक्टिव नंबर कितना होता था? 2। और वॉल्यूम ऑफ वन एटम, तो यहाँ भी वही है यार, क्या है? स्फीयर नहीं है, एटम है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई, अभी भी क्यूब है तो यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं? ए क्यूब, है कि नहीं? लूंगा ना मैं। तो ए का वैल्यू क्या था? ए का वैल्यू क्या निकाले थे? अभी पीछे हम लोग निकाले थे 4r, क्या निकाले थे? 4r अपॉन रूट 3। अरे r का वैल्यू निकाले थे ना अभी, उस वहीं से a का वैल्यू भी तो निकाल रहा हूँ। एज लेंथ और r के बीच का हम लोग अभी निकाला था ना हमने रिलेशन, वहीं से मैंने a का वैल्यू निकाल दिया। या तो आप r का वैल्यू रख लो या a का वैल्यू रख लो, बात बराबर है। तो मैं a का वैल्यू रख देता हूँ, सॉल्व करने में आसानी होती है। तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे क्या रख दूंगा? 4r अपॉन रूट 3, है कि नहीं? इसको आप सॉल्व करो, और यहाँ पे क्या था? क्यू था, ये भूलना नहीं, क्यू कर दो इसका होल क्यू, है कि नहीं? तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर कितना वैल्यू आता है? 0.68, 0.68। तो अगर परसेंट में लिखें, अब मैं लिख देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। तो परसेंट वॉल्यूम ऑक्युपाइड, परसेंट वॉल्यूम ऑक्युपाइड या परसेंट ऑक्युपाइड, या वॉल्यूम ऑक्युपाइड, या इसको लिखो परसेंट स्पेस ऑक्युपाइड, है कि नहीं? इक्वल टू कितना हो जाएगा? 68%। 0.68 था तो 100 में कितना हो जाएगा? 68%। अब 100 में से अब एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा? या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड स्पेस, मतलब खाली जगह कितना बच गया? 100 में से माइनस कर लो 68, कितना आ जाता है? बोलोगे सर 32%। तो ये दोनों वैल्यू भी आप याद रखेंगे, ठीक है? डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये वैल्यू याद रखने की जरूरत है कि नहीं? ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है ना? वो है आपका फेस सेंटर, ठीक है? वो है आपका फेस सेंटर।